नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या सच में राजस्थान में हर 13वां वोटर वोटर लिस्ट का हिस्सा बनने के लिए अपात्र है? और क्या यूपी में लगभग हर 5वां वोटर वोटर लिस्ट के लिए अपात्र हो चुका है? क्या सच में इतने बड़े पैमाने पर फर्जी वोट थे या अपात्र थे? आप सोचिए जरा, 12 राज्यों में जारी ड्राफ्ट लिस्ट से 6 करोड़ 59 लाख वोटर्स के नाम बाहर हो गए। वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्या कोई भी वजह इतनी बड़ी हो सकती है कि इतने ज्यादा वोटर्स अपात्र हो जाए? आज इसको समझने की जरूरत है कि ऐसा क्या हुआ एसआईआर में जिसने देश में बवाल और सवाल दोनों खड़े कर दिए, वो भी तब जब इलेक्शन कमीशन की मंशा साफ और स्पष्ट है। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण और लक्ष्य है कोई भी पात्र छूटे ना और कोई भी अपात्र लिस्ट का हिस्सा बने ना। यानी एसआईआर को देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए जरूरी माना गया। लेकिन क्या इस प्रक्रिया में कुछ ऐसी खामियां हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों को लिस्ट से बाहर कर दिया? आज हम आपको वो सच बताने वाले हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि असल में हुआ क्या है। और हम उम्मीद भी करेंगे कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसा अभियान चलाए जो वर्तमान पात्र वोटर्स के अपात्र होने की स्थिति में उसको वापस वोटर लिस्ट का हिस्सा बनाए। क्योंकि वर्तमान सच यही है कि 12 राज्यों में 6 करोड़ 59 लाख वोटर्स वोटर ड्राफ्ट से बाहर हो चुके हैं, जिनको अपनी पात्रता फिर से सिद्ध करनी होगी। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 12 राज्यों का सच क्या है। तो जरा एक आंकड़े के साथ प्रोग्राम को शुरू करते हैं, क्योंकि इस आंकड़े के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। इस आंकड़े में छिपा हुआ है कि जो इस एसआईआर से पहले इन 12 राज्यों के अंदर वोटर्स की संख्या हुआ करती थी वो 10 करोड़ माफ कीजिएगा 50 करोड़ 97 लाख थी। लेकिन अब क्या हो गई है? अब हो गई है 44 करोड़ 38 लाख। नाम कटे हैं 6 करोड़ 59 लाख लोगों के, और ये कुल वोटर्स का इन 12 राज्यों में 12.93% है। यानी कि हर 100 में से 13 अपात्र हो चुके हैं। क्या वाकई में इतने लोग अपात्र हो सकते हैं? इसको समझने के लिए आपको अलग अलग राज्यों के हिसाब से समझना पड़ेगा, क्योंकि यूपी के अंदर जब आंकड़ा आया तो सबकी आंखें खुल गई। क्या वाकई में लगभग 3 करोड़ के आसपास अपात्र हो सकते हैं? जरा एक बार तेजी से देखिए किस राज्य में कितने वोटर्स के नाम कटे हैं। उत्तर प्रदेश के ग्राफिक्स को डालिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहले वोटर से एसआईआर से पहले वो 15 करोड़ 44 लाख के आसपास है, जो अब 12 करोड़ 55 लाख के आसपास हो चुके हैं। यानी कि जो नाम कटे हैं वो नाम कटे हैं 2 करोड़ 79 लाख के आसपास, जो कि 18.72% है। आप सोचिए, लगभग 2 करोड़ 90 लाख वोटर लिस्ट से अकेले उत्तर प्रदेश में बाहर हो गए। क्या ये सब वो हैं जो अब दुनिया में नहीं रहे? क्या ये वो हैं जो ड्यूअल एपिक नंबर ले रहे थे क्योंकि ये सिर्फ 2 स्थिति ऐसी हैं, या फिर ये वो हैं जो पात्रता रखते ही नहीं इतनी बड़ी तादाद में? तमिलनाडु का रुख और करते हैं। जरा देखिए तमिलनाडु के अंदर जो एसआईआर के बाद जो पहला ड्राफ्ट आया उसकी स्थिति क्या है। 6 करोड़ 41 लाख वोटर्स एसआईआर से पहले थे, अब 5 करोड़ 44 लाख वोटर्स हैं, और जो कटे हैं वो 97 लाख के आसपास है। 15% वोट कट गए हैं, 15% वोटर्स बाहर हो गए हैं। 97 लाख, आप सोचिए 100 में से 15 लोग अपात्र हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसा है गुजरात का आंकड़ा। गुजरात का आंकड़ा भी चौंकाने वाला है, क्योंकि गुजरात के अंदर पहले 5 करोड़ 8 लाख के आसपास वोटर से एसआईआर होने से पहले, एसआईआर के बाद जो पहला ड्राफ्ट आया उसमें 4 करोड़ 34 लाख को पात्र माना गया। लेकिन यहां 14.5% अपात्र हो गए हैं। 73,73,000 लोग के नाम कट गए हैं, वोटर लिस्ट से बाहर हो गए। और जिस पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होना है उस पश्चिम बंगाल के आंकड़े को जरा देखिए। पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर से पहले 7 करोड़ 66 लाख वोटर्स से अब 7 करोड़ 8 लाख वोटर्स हैं, जबकि जो नाम कट गए हैं वो 58,20,000 वोटर्स ऐसे हैं जिनके नाम कट गए हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात
उनके कंपैरेटिवली पश्चिम बंगाल के अंदर सिर्फ 7% के आसपास वोट कटा है, जबकि बाकी जगह इससे लगभग 2 गुने वोटर्स वोटर लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। मध्य प्रदेश को जरा देखिए, मध्य प्रदेश एसआईआर के दौरान कहां घूम रहा है। पहले 5,74,00,000 वोट थे, वोटर्स जो वोटर लिस्ट का हिस्सा थे। अब 5,31,00,000 है जो नाम कटे, और 42,74,000 है, ये भी लगभग 7.5% के आसपास है जिनके नाम कटे हैं। इसके अलावा और भी राज्य जिनके अंदर बाकायदा एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से वोटर बाहर हो गए हैं। आखिर इतने बड़े पैमाने पर वोटर्स कैसे बाहर हो सकते हैं? क्योंकि हर स्थिति के आकलन की जरूरत है, और यह इलेक्शन कमीशन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि एक ऐसा आंकड़ा भी है जिसमें कहा जा रहा है कि वो अपने लोकल एरिया को छोड़कर चले गए, अपने पैतृक निवास को छोड़कर कहीं और चले गए। एक बार के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि वो छोड़कर चले गए, तो दूसरी जगह उनके नाम होने चाहिए और वहां वोटर लिस्ट की संख्या बढ़नी चाहिए। लेकिन इन 12 राज्यों में कहीं भी वोटर लिस्ट के अंदर वोटर्स की संख्या नहीं बढ़ी है। जो बचे हुए 6 राज्य हैं उनका भी एक बार मोटे मोटे आंकड़े को देख लीजिए, क्योंकि जो बाकी राज्य हैं उनमें छत्तीसगढ़, केरल, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, वहां जो वोट कटे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर 37,34,000, केरल के अंदर 24 लाख के आसपास, गोवा में 1 लाख के आसपास, पुडुचेरी में 1 लाख के आसपास, लक्षद्वीप में 1 लाख के आसपास, 1,500 के आसपास, अंडमान निकोबार के अंदर 64,000 के आसपास। यह आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 1,500 ही तो कटे हैं, लेकिन वहां 58,000 ही वोटर्स हैं कुल। आपको लग रहा होगा कि गोवा के अंदर सिर्फ 1 लाख कटे हैं, लेकिन ये 1 लाख लगभग 8 से 9% है जो वहां वोटर लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। अब जरा सोचिए, क्या वाकई में इतने बड़े पैमाने पर वोटर्स ऐसे थे जो अपने वोट का गलत इस्तेमाल कर रहे थे? क्या इससे पहले के चुनाव के अंदर ये वोटर्स और ये वोट क्या गलत थे? आप समझिए सर। तो इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि एसआईआर में नाम कटने के मुख्य कारण क्या बताए गए, और क्या उन कारणों के हिसाब से वाकई में इतने बड़े पैमाने पर वोट कट सकता है। जरा एक बार यह देखिए कि किस किस आधार पर। सबसे पहले मृत्यु, यानी कि इस एसआईआर के दौरान अगर कोई इस दुनिया में नहीं रहा तो उसे वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया, यह यकीनन होना चाहिए। दूसरा है स्थानांतरण, यानी कि वो पैतृक निवास या जहां अभी तक वो वोटर लिस्ट का हिस्सा था पुराने चुनाव के दौरान, वहां से वो ट्रांसफर कर चुका है, वो वहां से पलायन कर चुका है। मान लीजिए, चलिए इस स्थिति में भी नाम कटना जरूरी है। तीसरा है अनुपस्थित, यानी कि वो जिंदा है, वो कहीं पलायन नहीं कर रहा है, लेकिन बीएलओ जब उनके घर गए तो वो मिला नहीं है। अब अगर वो मिला नहीं है तो क्या वाकई में वो देश का नागरिक नहीं है, और क्या वाकई में वोटर लिस्ट में होने का हकदार नहीं है? यह सवाल इलेक्शन कमीशन के सामने है, क्योंकि इसके अलावा दोहरे एपिक नंबर वालों में से मान लीजिए एक एक को हटा दिया गया। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक देश, एक विधान और एक वोट का प्रावधान है। उस हिसाब से ड्यूअल एपिक नंबर नहीं होना चाहिए, और वो वैसे भी कानून अपराध है। यहां तक भी सही है। एक है फॉर्म ना भरना। अब यह इंटरेस्टिंग है। यह इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जो इससे पहले वोटर लिस्ट का हिस्सा थे, अब अगर वो फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो क्या वो देश के वो नागरिक नहीं बचे जो वोट नहीं डालना चाहते या जिनको एसआईआर का हिस्सा नहीं बनना है? जब एक तरफ इलेक्शन कमीशन यह कहता है कि जिसकी उम्र 1 जनवरी 2026 तक 18 साल हो जाए वो भी एसआईआर का हिस्सा बन जाइए, तो फिर जो फॉर्म नहीं भर रहे हैं उनको एसआईआर का हिस्सा कैसे बनाया जाए? यह चुनौती है इलेक्शन कमीशन के साथ। और यह चुनौती क्यों है? क्योंकि इनको जरा समझ लीजिए, जो अभी तक बताया गया, अब उसमें एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण लेते हैं उत्तर प्रदेश का, क्योंकि वहीं 2,79,00,000 वोटर्स कटे हैं। अब उसमें से किसको किस कैटेगरी के अंदर काटा गया, क्योंकि सोचिए 18.7% वोटर्स एक प्रदेश के अंदर उड़ा दिए गए हैं। तो जो मोटा मोटा आंकड़ा आया, जो अनुमानित आंकड़ा आया, वो क्या है? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, यह और इंटरेस्टिंग है। जो काटे गए हैं नाम, उसमें से मृत्यु यानी कि जो दुनिया में नहीं रहे वो 46 लाख है। अब इनको घटाते जाइएगा, 2,89,00,000 करोड़ में से, माफ कीजिएगा,
2,89,00,000 में से इनको घटाते जाइएगा, यानी कि जो 46 कटे हैं वो सही है, वो एसआईआर का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए। दूसरे हैं जो स्थानांतरण है, जो ट्रांसफर कर गए, जो पलायन कर गया। अब इस आंकड़े पर गौर फरमाइए, यह आंकड़ा है 1,26,00,000 वोटर्स का। 1,26,00,000 वोटर्स उत्तर प्रदेश से अपने रोजगार की वजह से दूसरी जगह पलायन कर चुके हैं। अब उसमें 2 ऑप्शन है, मानकर चलिए कोई गाजियाबाद का है, वो नोएडा आ गया, या मुजफ्फरपुर चला गया, या लखनऊ चला गया, या उत्तर प्रदेश के किसी और हिस्से में चला गया, अपने लोकल एरिया से बाहर हो गया है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में है। उस हिसाब से वो स्थानांतरण का हिस्सा नहीं हो सकता। आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये पूरे उत्तर प्रदेश की लिस्ट है। अब एक बार के लिए फर्ज करते हैं कि 1,26,00,000 उत्तर प्रदेश से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर किसी और स्टेट पहुंचे होंगे, तो क्या वहां ये जुड़े नहीं है? यह आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है और वहां की वोटर लिस्ट में इंक्रीज नजर आना चाहिए था, यानी कि पुराने वोटर्स से वर्तमान वोटर्स की संख्या उस लिहाज से ज्यादा होनी चाहिए थी, जिनमें से अगर हम जिनकी मृत्यु हो चुके हैं उनको काट दे तो उसके बाद के आंकड़े में वो प्लस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तक एसआईआर में कोई ऐसा स्टेट नहीं जहां संख्या बढ़ी हो। इसके अलावा एक और आंकड़ा है, यह आंकड़ा है जो अनुपस्थित है, वो आंकड़ा है 80 लाख का। 80 लाख वोटर्स यूपी के अंदर ऐसे हैं जो घर पर नहीं मिले, यानी कि बीएलओज गए, वो घर पर नहीं। तो क्या 80 लाख पात्र नहीं है? क्या उनको एसआईआर का हिस्सा किसी भी सूरत से बनाने के प्रावधान नहीं होने चाहिए? क्या इनको वापस एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट का हिस्सा बनाने के लिए और कोशिशें नहीं होनी चाहिए? यह एक आंकड़ा है। इसके अलावा 23 लाख ऐसे हैं जो दोहरे एपिक नंबर रख रहे थे, यकीनन इसका हटना जरूरी है। और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे वो भी 9 लाख हैं यूपी में। अब सवाल यह है कि इसमें से आप 46 लाख जिनकी मृत्यु हो चुकी है और जिनके पास दोहरे एपिक नंबर थे वो 23 लाख है, इन दोनों को आप मिला लीजिए तो यह पड़ेगा 69 को आप इसमें से घटाएंगे तो यह लगभग 2,20,00,000 के आसपास, यूपी के अंदर 2,20,00,000 के आसपास ऐसे वोटर्स हैं जिनका अध्ययन होना चाहिए कि उनको कैसे जोड़ा जाए। क्योंकि या तो वो ट्रांसफर की लिस्ट में है कि भाई पलायन कर चुके हैं तो कहां गए, क्योंकि वो पुरानी लिस्ट का तो हिस्सा थे, तो अचानक से कहां गए, और जहां गए वहां वोटर लिस्ट का हिस्सा है भी या नहीं है, पहला सवाल। दूसरा, इसके अंदर जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरे उनको कैसे कनेक्ट किया जाए, क्योंकि बीते वक्त तो वो हिस्सा थे और बीएलओस के पास लिस्ट होगी, उनको बताओगे फला मकान के अंदर के फला व्यक्ति ने फॉर्म नहीं भरा है, तो उससे कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे? और इसके अलावा जो अनुपस्थित है 80 लाख, क्या वो वाकई में 45 दिन तक उपस्थित ही नहीं हो पाए? उनको कैसे कनेक्ट किया जाए? यह स्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि वो फॉर्म चाहकर भी नहीं भर पा रहे। क्या वाकई में ऐसे कुछ नियम है जो उन्हें रोक रहे हैं? हमने कुछ लोगों से बातचीत की जो इस एसआईआर का हिस्सा तो बनना चाहते हैं लेकिन वो बन नहीं पा रहे, जबकि वो भारतीय हैं, पूरे परिवार भारतीय हैं और लीगली उनका एसआईआर का हिस्सा होना चाहिए उनको। इन केस को जरा समझिए। हम नहीं जानते कि देश के अंदर कितने ऐसे केस के अंतर्गत आने वाले वोटर्स हैं जो एसआईआर से बाहर हुए हैं, लेकिन इन एक एक केस को आप समझेंगे तो आपको काफी हद तक स्थिति समझ में आएगी। जैसे पहला केस, शादीशुदा लड़की के सामने एसआईआर एक बड़ी समस्या बन गई है। मानकर चलिए लड़की का जन्म 2000 के बाद हुआ, यानी वर्तमान में वो लगभग 25 साल की है। बीते चुनाव में अपने पिता के घर यानी कि मायके के पते पर वोटर लिस्ट का हिस्सा थी, लेकिन शादी हो जाने के बाद उसका नाम वहां की लिस्ट से काट दिया गया है। वर्तमान में जहां वो पति के साथ रह रही है घर में, वहां की वोटर लिस्ट का वो हिस्सा नहीं है। अब अगर वो मान भी ले कि एसआईआर में नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरती है, तो उसको नए पते में अपने अलावा किसी ऐसे सदस्य का एपिक नंबर भरना होगा जिसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट का हिस्सा हो और ससुराल वाले पते पर
वो रहता हो जहां का पता वो महिला भर रही है, और यकीनन ये मुमकिन नहीं है। और अगर वो पिता का पता लिखती है तो उसको पोर्टल स्वीकार नहीं करता। ऐसे में वो महिला एसआईआर के लिए अप्लाई ही नहीं कर पा रही। और ये एक दो उदाहरण नहीं है, ऐसे कई उदाहरण हैं। मैं नहीं जानता कि इन 12 राज्यों में ये लाखों की संख्या है, हजारों की संख्या है या सैकड़ों में, लेकिन ये एक समस्या आ रही है जिसका समाधान होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा उदाहरण लीजिए, पैतृक पते पर नाम कटवा दिया गया है, नए पते पर एक नई समस्या पैदा हो गई। इसको ऐसे समझिए कि वर्तमान में यह तादाद बहुत ज्यादा है। और हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रोजगार के चक्कर में युवा परिवार से दूर रहते हैं। उत्तर प्रदेश के उदाहरण को लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा वो है जो स्थानांतरण कर चुके हैं, और उसके बाद दूसरे कौन है जो वहां उस मूल पते पर अनुपस्थित है। राजस्थान में भी ऐसा ही है, गुजरात में भी ऐसा ही है, पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही है। अब इसका समस्या का समाधान क्या होगा? क्योंकि सोचिए, जो रोजगार के चक्कर में युवा परिवार से दूर रहते हैं, ऐसे में शादी के बाद ना तो लड़का अपने परिवार के पते पर मौजूद मिला, और शादी के बाद लड़की तो यकीनन अपने पिता के पते पर मौजूद होगी ही नहीं। ऐसे में दोनों ही नाम ले और दोनों को मान भी ले कि 2000 के बाद जन्मे हैं, तो 2002 की लिस्ट का भी ये हिस्सा नहीं हो सकते। इस स्थिति में दोनों को ही अपने वर्तमान पते पर एसआईआर में नाम जोड़ाना मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों को यह बताना पड़ेगा कि उनके साथ कोई ऐसा इसी पते पर हो जो 2002 की सूची का हिस्सा हो, और उनके साथ रिश्ता पारिवारिक हो, यानी कि या तो माता पिता हो या बड़ा भाई हो। अब यह संभव ही नहीं है, तो फिर इसका समाधान क्या है? क्योंकि जिनको आप अनुपस्थित मान रहे हैं, जिनको आप ट्रांसफर मान रहे हैं, या जिनको आप यह मान रहे हैं कि उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा है, यूपी में 9 लाख ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा। अब सवाल यह कि फॉर्म भरा नहीं या फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को इस तरफ देखना पड़ेगा। एक और केस, जिनके पास अपना मकान नहीं है, जिनके पास स्थायी पता नहीं है। वर्तमान में कई एनजीओज की रिपोर्ट यह बता रही है कि देश में लगभग 50 लाख लोग बेघर हैं, जो रेलवे स्टेशन पर हैं, जो फुटपाथ पर हैं, जो पुल के नीचे या किसी और ऐसी जगह पर रहते हैं। ऐसे में इनको एसआईआर में कैसे शामिल किया जाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। वर्तमान में जिनके नाम कटे हैं, उनमें इनकी भी संख्या लाखों में या हजारों में हो सकती है। इनको तुरंत जोड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन को काम करना पड़ेगा। हालांकि कहा जा रहा है कि इनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, लेकिन फिलहाल ये वोटर लिस्ट का हिस्सा नहीं है, ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा एक और केस, और यह बहुत इंटरेस्टिंग है। यह इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि नाम और सरनाम, जिसे हम नेम और सरनेम कहते हैं, उसकी मानिए स्पेलिंग में ही अंतर आ गया। उदाहरण के तौर पर समझिए, फॉर्म भरते वक्त नाम और सरनेम में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भरा जाता है। आप अंग्रेजी में लिखते हैं, उसका हिंदी रूपांतरण उसमें आ जाता है। अगर वो आधार कार्ड या जो दस्तावेज आपने जमा किया है उसके साथ मिलान नहीं करता, तो भी एसआईआर में जो फॉर्म भरा गया वो रिजेक्ट हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, आधार कार्ड में किसी का नाम जितेंद्र है और हिंदी में उसे जितेंद्र लिखा है, लेकिन फॉर्म में जितेंद्र की जगह अगर जितेंद्र लिखा आया तो भी संभावना है कि फॉर्म सुधार के लिए भेज दिया जाएगा। ऐसे कुछ लोगों से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा, अब इस स्थिति में भी वोटर का नाम प्राथमिक तौर पर ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यह फिलहाल ड्राफ्ट लिस्ट का हिस्सा नहीं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि उसका नाम कट गया है, वो उसे संशोधित कर सकता है। लेकिन ये जो 4 केस बताए, ये 4 केस जेन्युइन समस्या है, और मैं नहीं जानता कि इस तरीके के और कैसे केस होंगे जिनकी वजह से चाहकर भी लोग एसआईआर में अपना हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, जो चाहकर भी इस लिस्ट में नहीं आ पा रहे हैं, या कुछ ऐसे नियम हैं जो उन्हें इस लिस्ट का हिस्सा बनने ही नहीं दे रहे हैं। और इस पर गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन को भी इनके समाधान निकालने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन की मंशा बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी पात्र एसआईआर से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर मंशा वाकई में इतनी साफ है तो जो ये पात्र हैं
और जो किसी ना किसी नियम की वजह से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उस नियम को उनके हिसाब से रियायत के साथ आगे बढ़ाना चाहिए ताकि वो इस सूची का हिस्सा बन सके। लेकिन इसके अलावा 3 तरीके से ड्राफ्ट सूची में नाम आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं यकीन से कहता हूं लाखों लोग तो ऐसे भी होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा कि उनका नाम कट गया है। लाखों तो यकीनन ऐसे हैं जो फॉर्म ही नहीं भर पा रहे। तो जरा समझिए कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। इसका जो पहला तरीका है वो तो बहुत सिंपल है। आप अपने मोहल्ले में पता कर लीजिए कि आपका बीएलओ कौन है। उसके पास उपलब्ध मतदाता सूची होगी, वर्तमान में उसके पास ड्राफ्ट होगा। जाकर उससे मिल लीजिए, उसे पूछ लीजिए कि भाई मेरा ये नाम है, ये मेरा एपिक नंबर रहा है, जरा बता दीजिए कि मेरा नाम है या नहीं। वो बता देगा कि आपका नाम कट गया है या लिस्ट का हिस्सा है। कट गया है तो पूछ लीजिए भाई क्यों कट गया है। अगर वो कहेगा कि इन कारणों से कट गया है तो जो कारण है उनका समाधान कीजिए और उसके साथ संपर्क के साथ अपने आप को जुड़वा लीजिए। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है ECI नेट मोबाइल ऐप के जरिए आप आसानी से पता कर सकते हैं अपना एपिक नंबर डालकर। और तीसरा तरीका क्या है? अब वेबसाइट पर जा सकते हैं voters.eci.gov.in पर। यहां जाकर आप आसानी से अपने एपिक नंबर के जरिए अपनी विधानसभा को चुनकर आसानी से देख सकते हैं कि आप इस SIR का हिस्सा हैं या नहीं। क्योंकि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर आप अपने राज्य को चुन लीजिए, जिले को चुन लीजिए, उसके बाद अपना विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट कर लीजिए, अपना बूथ सेलेक्ट करें और ड्राफ्ट सूची डाउनलोड करके अपना नाम आराम से देख सकते हैं। वैसे भी उसमें आपका नाम मिल जाएगा एपिक नंबर डालते ही। लेकिन आपको कौन सा फॉर्म भरना है? अगर मान लीजिए आप SIR का हिस्सा अभी नहीं है तो आपको फॉर्म भरना है 6, या कहिए कि आप नहीं भर पा रहे हैं तो किसी से भरवा लीजिए। नया नाम जोड़ने या पंजीकरण के लिए आपको फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। इसके अलावा फॉर्म 7 क्या है? नाम हटाने, आपत्ति दर्ज कराने के लिए, मृतक या स्थानांतरित के लिए आपको फॉर्म 7 भरना है, उससे आपका नाम हट जाएगा। इसके अलावा फॉर्म 8 क्या है? नाम, पता, फोटो या अन्य सुधार के लिए आप फॉर्म 8 भर सकते हैं। अब यहां फिर वही मूल समस्या है, जो फॉर्म 6 भर रहे हैं उनके साथ वो समस्याएं हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। मसलन अगर कोई अपने नए पते पर भर रहा है तो वो जैसे अपने पैतृक निवास के पते को भरेगा तो उसको वो नहीं ले रहा है। और जिस पते पर आप रह रहे हैं, अगर आप 2002 के लिस्ट का हिस्सा नहीं है तो आपको एक ऐसे गार्जियन को भरना पड़ेगा उसमें जो 2002 से उस पते पर रह रहा हो, वरना वो फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। अब आपसे जुड़े कुछ सवालों के जवाब भी और देने की कोशिश करते हैं। सवाल क्या है? ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम ना हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कुछ मत कीजिए, फॉर्म 6 भरिए, अपना नाम जुड़वा लीजिए। नए मतदाताओं को भी फॉर्म 6 भरना है। बाकी इस फॉर्म को भरते वक्त क्या समस्याएं आएंगी ये फॉर्म भरने के दौरान ही आपको पता चलेगा। उसके बाद आप अपने BLO से संपर्क कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है? आवेदन पत्र कहां से मिलेंगे, कहां जमा होंगे? हालांकि सब बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन आपको नहीं पता तो सबसे पहले आप बूथ लेवल अधिकारी के पास चले जाइए, BLO के पास चले जाइए। तहसील में मतदाता पंजीकरण केंद्र चले जाइए, वहां से भी मिल जाएगा। या फिर वेबसाइट voters.eci.gov.in पर चले जाइए, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको इन जगह से आराम से मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यहां सवाल दोनों तरफ, एक तरफ उस जिम्मेदार नागरिक के लिए सवाल है जो सिर्फ इसलिए SIR का हिस्सा बनने से इनकार नहीं कर सकता कि उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, वो पात्र होने के दौरान भी अपात्र महसूस कर रहा है। वो इसलिए भी अपने आप को साइडलाइन नहीं कर सकता कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी कौन से बीते इलेक्शन में वोट डाले थे जो इस बार SIR का हिस्सा बन भी जाऊंगा तो भी मैं वोट नहीं डालूंगा। इस सोच को बदल लीजिए। इसके अलावा अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा है जिसका नाम कट गया है, उसका नाम जुड़वाइए। वहीं इलेक्शन कमीशन के लिए भी यह गंभीर समस्या है कि अगर इतनी संख्या में वोटर्स जो बीते चुनाव तक वोटर थे इस बार वोटर नहीं है तो क्या वाकई में वो अपात्र है, या पात्र होने के दौरान उनके सामने एक ऐसी समस्या आकर खड़ी हो गई है जहां वो अपनी पात्रता साबित नहीं कर पा रहे। ये एक डाटा जुटाना चाहिए कि कितनी महिलाएं ऐसी हैं
जो शादी के बाद पता बदलने की वजह से अपने आप को एसआईआर के अंदर वेरीफाई नहीं कर पा रही हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नए मकान लिए हैं और उस मकान के एड्रेस पर उनके साथ कोई ऐसा नहीं रह रहा जो 2002 की लिस्ट का हिस्सा है और वो अपने आप को अपात्र महसूस कर रहा है। कितने लाख लोग ऐसे हैं जो घर पर मौजूद नहीं रहे और इस वजह से एसआईआर का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो सड़क पर हैं, रेलवे पुल के नीचे हैं, जो सड़कों पर हैं और वो एसआईआर का हिस्सा नहीं हो पा रहे। कई सवाल हैं। और ऐसे कितने हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, फॉर्म भरने के दौरान उनके नेम और सरनेम में समस्या आ गई और उनको पता ही नहीं है और वो सोच रहे हैं कि हम एसआईआर का फॉर्म भर चुके हैं, वो हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, हम एसआईआर का हिस्सा हो गए, लेकिन वो ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं है। इन सब तक इलेक्शन कमीशन को पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी पात्र छूट रहा है तो वह गंभीर सवाल को खड़ा कर रहा है, जबकि हम दूसरी तरफ कह रहे हैं कि एसआईआर देश की जरूरत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की मूल रीढ़ की हड्डी है, इसलिए एसआईआर जरूरी, लेकिन इसमें हर पात्र का जुड़ना भी बेहद जरूरी और यह काम इलेक्शन कमीशन को करना होगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।